नमस्ते अरुण जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। नमस्कार जी अरुण जी। नमस्कार प्रिया जी। गुड इवनिंग प्रिया जी। गुड इवनिंग। तो अरुण जी, आज बताइए कि मार्केट कैसा रहा आज दिन में। क्या कोई मेजर न्यूज़ या मेजर इवेंट्स हैं आज के लिए? मेजर इवेंट तो नहीं है, पर जो जीएसटी मीटिंग जो होनी है डे आफ्टर टुमारो, जो कि आप 22 सैटरडे जीएसटी की एक मीटिंग होनी है, जीएसटी जी। काउंसिल की मीटिंग। उसी हम्म। से पहले एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट अपनी चाल दिखा रहा है। हम्म। मेजरली मिड कैप्स में अगर आप देखिए, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स में इसमें बड़ा मूव देखने को मिला। हम्म। फर्टिलाइजर्स पे से जीएसटी हटने की बातें ऑलरेडी चल रही है। हम्म। इवन केमिकल्स के प्राइसेस में थोड़ा रिबाउंड देखने को मिला, तो वहां पे भी एक अच्छा मोमेंटम है। जी। प्राइवेट बैंक्स में बाइंग अच्छी हो रही है, स्पेसिफिकली एफआईएस की बाइंग आपको प्राइवेट बैंक्स में देखने को मिल रही है। हम्म। बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर कंटिन्यूस 2 दिन से ट्रेड कर रहा है। तो जी। सभी चीजें पॉजिटिव है। निफ्टी नो डाउट कंसोलिडेशन में है, पर हम्म। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। जी। अरुण जी, कमोडिटीज के बारे में बताइए कि कोई बड़ी खबर है, गोल्ड किस डायरेक्शन में है? क्योंकि दोनों ही गोल्ड सिल्वर मुझे लग रहा है बुलिश जोन में आ चुके हैं। आज भी एक हम्म। बड़ा मूव देखने को मिल रहा है सिल्वर में। 1200 रुपए की तेजी है। हो जी। सकता है सेकंड सेशन में आपको एक तेजी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आए। हम्म। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही पॉजिटिव है। क्रूड मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस के आसपास है, थोड़ा जी। करेक्शन आ सकता है, पर गोल्ड सिल्वर में मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते जी बिल्कुल। अब तो ये मार्केट की बातें रही, आगे बढ़ते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और इंडस टावर लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अरुण जी बताइए इस कंपनी के बारे में, इसके यूएसपीज क्या है? देखिए, अगेन सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि एक रिलायंस ग्रुप की पार्ट है। सेकेंडली आप कह सकते हैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बाद अगर आप एनबीएफसी में बात करें, तो जी। सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एनबीएफसी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप लिस्टेड। हम्म। आप कह सकते हैं 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका ऑलरेडी हो चुका है। जी। 19 ने अभी मेरे ख्याल से 22-23 लाख करोड़ का भी हो गया होगा। रिसेंट में एक रैली अच्छी हम्म। देखने को मिल रही है, पर हम्म। एक यूनिक लिस्टिंग थी और अभी तक कोई बिजनेस में क्लैरिटी नहीं है। धीरे धीरे बिजनेस में क्लैरिटी एजीएम्स में आती हुई नजर आ रही है। पर हम्म। एक आप कह सकते हैं लेंडिंग बिजनेस में है, ब्रोकिंग बिजनेस में, इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस में ये हम्म। कंपनी काम कर रही है। पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस आप कह सकते हैं इस कंपनी के पास रहेगा। प्रोडक्ट और काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इसके आने हैं, और बड़ा कंपटीशन हो सकता है ये बजाज फिंस को आने वाले दिनों में देते हुए नजर आए। तो हम्म। एक कॉन्ग्लोमरेट, फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट आर्म आप कह सकते हैं रिलायंस की, जो कि हम्म। लिस्टेड आर्म है। अभी तक जी। बिजनेस में थोड़ी क्लैरिटी आना बाकी है, जी। और नेक्स्ट 6 मंथ्स में लग रहा है वो क्लैरिटी भी आती हुई नजर आएगी। जी। चैलेंजेस क्या फेस कर रही है ये कंपनी? देखिए, चैलेंजेस एज सच कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। सेकंड, अगर आप चैलेंजेस की बात करते हैं, तो हम्म। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इनको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है। सेकेंडली, क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं मार्केट में, नो डाउट जियो पहले से है, पर स्टिल आफ्टर लिस्टिंग इनको एक बड़ा आप कह सकते हैं मार्केट शेयर भी लेना होगा। सेकेंडली, कंपटीशन काफी टफ है, मार्जिन मेंटेन करना काफी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि हम्म। बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में है। तो ये 2 से 3 चैलेंजेस है। एक तो बिजनेस ग्रोथ, मार्जिन मेंटेन करना, सेकेंडली मार्केट शेयर बढ़ाना इनका सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। जी। तो लास्ट क्वार्टर कैसा रहा इनका? देखिए, पब्लिक डोमेन में कुछ ज्यादा बड़ा डेटा इनका अवेलेबल नहीं है। जितना भी डेटा अवेलेबल है इनका, क्योंकि बिजनेस में अभी भी फुल फ्लेज बिजनेस में जाना बाकी है, पर स्टिल अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन से काम कर रहा है। अगर आप ओवरऑल सेल्स की बात करें, तो हम्म। 1800 करोड़ के आसपास की सेल्स देखने को मिले। ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 80% के आसपास के ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो कि मेरे सिस्टम पे मुझे दिखा रहा है, जो कि मेरे पास डेटा है। तो हम्म। क्लियरली एक आप कह सकते हैं एक अच्छे आप कह सकते हैं अच्छे टॉप लाइन के साथ ये ट्रेड कर रही है। पर हम्म। अभी भी नंबर्स पे जाने से अच्छा अभी इनके बिजनेस क्लैरिटी पे जाना ज्यादा बेटर रहेगा। आने हम्म। वाले रिलायंस के रिजल्ट्स के बाद हो सकता है इनकी एजीएम में थोड़ी क्लैरिटी आती हुई नजर आए। जी। काफी बड़े अनाउंसमेंट्स ऑलरेडी जियो फाइनेंस के लिए हो चुके हैं। हम्म। जैसे जैसे वो अनाउंसमेंट्स आपको बिजनेस में आते हुए नजर आएंगे, तो इनके बुक्स में भी उसका क्लियर रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता जी। इंडस्ट्री के आगे कोई खास चैलेंजेस है? है। देखिए, ऐसे कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, बड़ा मार्केट है। अभी भी देखे तो काफी बड़ा मार्केट टैप इन करना बाकी है। टायर 2 टायर 3 सिटीज में अभी भी ग्रोथ कम देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पे हम्म। अभी भी आप कह सकते हैं बड़े प्लेयर्स के हाथ है। तो अगर जियो भी वहां पे जाता है, जियो ऑलरेडी एक बड़ा प्लेयर है, तो वहां पे भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी ओवरऑल इस कंपनी के लिए। तो हम्म। इंडस्ट्री के लिए ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, काफी बड़ा मार्केट है। अगर इस मार्केट में कौन ज्यादा मार्केट शेयर गेन कर पाता है, वही देखना काफी इंपॉर्टेंट है। जी। अगर स्टॉक का ट्रेंड देखें तो किस दिशा में है?
देखो ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है, जब से लिस्ट हुआ है, जब से ओवरऑल अच्छी रिटर्न सी स्टॉक दिखा रहा है 365 के आसपास। अभी आप कह सकते हैं स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आने वाले दिनों में भी मुझे लग रहा है 400 के पार आपको इजीली स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। कोई ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है, क्योंकि रिसेंटली डीमर्ज होके इस कंपनी की लिस्टिंग आपको हुई है, तो चार्ट्स पे कोई ज्यादा डेटा नहीं है। पर जितना भी डेटा है उसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि स्टॉक 400 के पार या 420 400 के पार जाने के लिए तैयार है। जी। टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे हैं इसके? देखिए काफी बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स इवन मूविंग एवरेज सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हम्म। नेगेटिविटी की कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस और जियो फाइनेंस दोनों ही काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। तो हम्म। रिलायंस तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से अभी भी दूर है, तो हो सकता है रिलायंस जियो और रिलायंस दोनों ही अपने नए हाई छूते हुए आने आने वाले दिनों में नजर आए। जी। आपका फोरकास्ट क्या है स्टॉक को लेकर? देखिए मेरा बड़ा टारगेट है, मुझे लग रहा है 450 480 तक स्टॉक इजीली जा सकता है। थोड़ा हम्म। पेशेंस टेस्ट करेगा, क्योंकि अभी भी क्लैरिटी आना बाकी है काफी चीजों पे। जी। पर चूंकि बड़े बड़े ग्रुप से कंपनी आती है, बड़े प्रॉस्पेक्ट्स लेके आ रही है, तो 450 तक तो मुझे लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ होप एंड ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस क्लैरिटी ये हम्म। इजीली 450 तक जाता हुआ नजर आए। जी। तो आप क्या एडवाइस देंगे इन्वेस्टर्स को? देखिए ट्रांचेस में बाई करने की एडवाइस है। 360 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा करें। अगर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है 330 के आसपास है, तो अगर किसी भी दिन मार्केट के करेक्शन के साथ 330 340 आता है, तो सेकंड टाइम वहां पे भी ऐड करके चल सकते हैं। तो हम्म। एक से दो ट्रांचेस में बाई करें, 400 से 450 के इमीडिएट टारगेट। जी। और कोई बात इस कंपनी के बारे में यू वुड लाइक टू शेयर? देखिए एक चीज पे जरूर नजर रखनी है, आने वाले रिलायंस के जब भी रिजल्ट्स आए, रिलायंस की एजीएम जब भी हो, रिलायंस के रिजल्ट्स के साथ जियो टेलीकॉम के भी रिजल्ट्स आते हुए नजर आते हैं, और रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान दें। और क्या मैनेजमेंट की कमेंट्री रहती है एजीएम में, क्या वो अनाउंस करते हैं, ये सभी चीजों पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपका पैसा जियो फाइनेंस में लगा है, तो अनाउंसमेंट पे क्लियरली ध्यान दें, क्योंकि अभी भी काफी चीजें हैं जो मार्केट सुनना चाहता है मैनेजमेंट की तरफ से। अगर हम्म। वैसा अनाउंसमेंट वापस आता है, तो स्टॉक में ग्रोथ आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। तो हम्म। आने वाले दिनों में अनाउंसमेंट जो भी होते हैं मैनेजमेंट की तरफ से, जी। उस पर जरूर शेयर होल्डर्स का ध्यान रखना चाहिए। जी। तो आगे बढ़ते हैं इंडस टावर्स लिमिटेड के बारे में। सेठी सर, योर क्वेश्चंस। इंडस टावर कुछ महीनों से अरुण जी काफी चर्चा में है, तो कैसा आप क्या कहना चाहेंगे इस कंपनी के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन इसमें भागीदार है, पार्टनर है, कितना है, कोई पार्टनरशिप बेच रहा है, और दो कंपटीटर पार्टनर है उसमें, तो देखिए इसके। सेठी जी, ओवरऑल इंडस टावर में भारती एयरटेल और वोडाफोन दोनों के ही स्टेक है। वोडाफोन पीएलसी का भी स्टेक है, जो कि कल रिसेंटली उन्होंने 18 17 18% के आसपास का स्टेक, 12 13% के आसपास का स्टेक बेचा है। तो इनमें दो तीन कंपनीज के स्टेक है। भारतीय एयरटेल ने कल ये भी वापस सजेस्ट किया है कि उन्होंने कुछ स्टेक बाई किया है, जो कि ओपन मार्केट में कल ब्लॉक पे सेल होने आया था। तो वो इसके दो ही मेजर आप कह सकते हैं क्लाइंट्स, या कह सकते हैं दो ही मेजर इनके सेल्स रेवेन्यू है, जनरेटर है, एक तो भारतीय और दूसरा वोडाफोन। वहीं से इनका मेजर रेवेन्यू आपको आता हुआ नजर आता है। मेजरली टावर बिजनेस में टावर बिल्ड करते हैं, कैपेक्स करते हैं, अगेन उसको रेंटल बेसिस पे टेलीकॉम और ऑपरेटर्स को दे देते हैं। तो हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आने वाले दिनों में कोई बड़ा कॉम्पिटिटर इसके आगे नहीं है, अनटिल अनलेस टावर की एक्सटिंक्ट होती हुई नजर आए। जब तक टावर्स का बिजनेस अच्छा करता रहेगा, तो इंडस टावर का बिजनेस भी अच्छा करना चाहिए। तो इसके सामने चैलेंज क्या है, मेन चैलेंज? देखिए ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि अभी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री पे इसका कंप्लीटली डिपेंडेंट है। एक ही बड़ा चैलेंज है, टेलीकॉम पे ही का कंप्लीटली डिपेंडेंट है। सेकेंडली क्लाइंट्स, एक से दो बड़े कॉन्ग्लोमरेट क्लाइंट्स हैं, उन्हीं पे इनका डिपेंडेंस ज्यादा है। अगर कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, तो कोई बड़ा थ्रेट नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अपने जो क्लाइंट्स को है ये अच्छी तरह से सर्विस और मेंटेन, उनको अच्छा मेंटेन करते चले, और आने वाले दिनों में भी जो मार्जिन 50 55% के मार्जिन पे ये बिजनेस करते हैं, तो वो मार्जिन को भी अगर ये सस्टेन कर पाते हैं 50% के आसपास भी, तो भी एक अच्छी इनके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। तो चैलेंज एक ही है, मार्जिन को मेंटेन करना, क्लाइंट्स को मेंटेन करना। अगर ये दोनों करते चलते हैं, तो इनका बिजनेस काफी अच्छा करता अभी इनको जो बिजनेस आता है उसमें नया बिजनेस कितना है, और मेंटेनेंस का कितना बिजनेस है? है। मेजरली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, अभी भी इनके बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भारती और वोडाफोन दोनों से चल रहे हैं। वोडाफोन से हो सकता है थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट आने वाले दिनों में रिव्यू होता हुआ नजर आए, तो दोनों के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो काफी सालों से पहले से कॉन्ट्रैक्ट चले आ रहे हैं, तो यूजुअली रिन्यूअल उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो और मेजरली 70 to 80% इनका बिजनेस रेंटल इनकम के थ्रू ही आता है। तो जो भी ये रेंट मिलता है इनको टावर्स बिजनेस से, वही इनका मेजर रेवेन्यू जनरेटर है। तो जो भी क्लाइंट्स है बड़े, तो पुराने क्लाइंट है, नए क्लाइंट्स एज सच पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो बुढ़ाने जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो इसके क्लाइंट्स नजर आते हैं।
और अपॉर्चुनिटीज क्या है इसकी ग्रोथ के लिए टॉप एंड बॉटम लाइन में? देखिए अपॉर्चुनिटीज है काफी, अगर बिजनेस बढ़ता है, टावर्स का बिजनेस बढ़ता है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको इनके रेवेन्यूज भी बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि जिस हिसाब से डेटा का कंजम्पशन हो रहा है, जिस हिसाब से मोबाइल का ओवरऑल यूसेज बढ़ रहा है, तो हो सकता है टावर बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। रेंटल इनकम बढ़नी चाहिए, अगर रेंटल इनकम बढ़ती है तो इनको बॉटम लाइन और टॉप लाइन दोनों ही अच्छे करने चाहिए। अभी इंडस टावर को भी अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ती होगी, तो उसका क्या किसी के साथ टाइप है या कैसे कर रहा हूँ? देखिए यूजुअली वो क्या करते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो जरूर करते रहते हैं, मल्टीपल टाइम्स अपना ट्रांसफॉर्मेशन ये करते हैं। तो मेजरली थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, ऐसा कोई बड़ा नाम निकल के तो नहीं आता, पर यूजुअली इन लोग की अपनी इन हाउस, आप कह सकते हैं इन हाउस ट्रांसफॉर्मेशन से ही अपना बिजनेस चेंज करते हैं। यूजुअली कोई बड़ा अब तक चेंज आते आया नहीं है, वो जो 4G 5G से ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन है वही बड़ा चेंज होता है। तो ऐसा कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता, पर जो भी करना है इनकी इंटरनल टीम से ही ये करते हैं। और इंडस्ट्री के सामने कोई थ्रेट है क्या? देखिए थ्रेट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द मोनोपोली बिजनेस है, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 9,000 10,000 करोड़ का एक कैपेक्स भी करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई थ्रेट नजर नहीं आता, क्योंकि अगर ये कैपेक्स बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इनके बिजनेस पे इनको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस है। तो ये बड़ा थ्रेट नजर नहीं आता अंटिल कोई कॉम्पिटिटर निकलता हुआ नजर आए। तो मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस है, और क्लाइंट्स भी काफी अच्छे रिनोन्ड क्लाइंट्स है, तो ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नजर नहीं आता। एक ही चैलेंज है, अगर ये मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है इनके स्टॉक प्राइस में थोड़ी गिरावट देखने को मिले। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा करना चाहिए, और आने वाले दिनों में हो सकता है अच्छे रिटर्न्स भी आपको देखने को मिले। तो इसका लेटेस्ट क्वार्टर कैसा रहा जो देखिए लेटेस्ट आपको? क्वार्टर अच्छा था ओवरऑल, अगर आप सेल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 7,200 करोड़ के आसपास के सेल थे। मार्जिन भी 50% से बढ़ के 57% के आसपास के मार्जिन आते हुए नजर आए। ऑपरेटिंग मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ओवरऑल ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे थे। नो डाउट टॉप लाइन में ज्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली, पर एक्सपेंसेस इन्होंने कम किए, तो लास्ट क्वार्टर उसके लिए काफी अच्छा अच्छा आता हुआ नजर आया। HFCL इसका कंपटीटर है क्या? देखिए आप कह सकते हैं एचएफसीएल के भी आप कह सकते हैं टावर बिजनेस में है, तो एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं मान सकते, क्योंकि साइज में इंडस टावर काफी बड़ा है। तो आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट, आप कह सकते हैं छोटे पैमाने पे जरूर एक छोटा कॉम्पिटिटर इस बिजनेस के लिए हो सकता है। स्टॉक का टेक्निकल ट्रेंड क्या है? देखिए टेक्निकल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, और एज ए डिस्क्लेमर बता दूं, कल भी जब नीचे आया था तो हमने स्टॉक को बाई करने की सलाह दी थी, क्योंकि ऐसे बिजनेसेस आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दिलाते हुए नजर आते हैं। तो एक बड़ा ओवरहैंग भी कल खत्म हुआ है, जो कि एक बड़ी ब्लॉक डील होनी थी काफी दिनों से, वो कल ब्लॉक डील भी हो चुकी है। ट्रेंड का पॉजिटिव है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, 335 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लग रहा है ट्रेंड और दोनों टेक्निकल इंडिकेटर्स दोनों इस स्टॉक के पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। करीब 100-150 रुपये में पड़ा हुआ था 4-5 महीने पहले। उस हिसाब से इतनी जो बढ़ोतरी आई है वो जस्टिफाइड है, या उसको सरवाइव कर पाएगा? देखिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है जिस हिसाब से वोडाफोन का रिवाइवल हो रहा है, तो वोडाफोन इसका एक बड़ा क्लाइंट है, अगर वो रिवाइवल सस्टेन होता है तो इनके भी ये लेवल सस्टेन होंगे। सेकेंडली इनको पेमेंट आने की भी गुंजाइश अब नजर आ रही है, तो उसी वजह से थोड़ी री रेटिंग स्टॉक की हुई है। सेकेंडली बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, ओवरऑल टेलीकॉम बिजनेस लाइमलाइट में भी है, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक में नजर आ रहा है। आपके ध्यान से इसलिए टेक्निकल इंडिकेटर एनालाइज करने की जरूरत है कि फंडामेंटल्स को सब फॉलो करेंगे? देखिए टेक्निकली तो पॉजिटिव है डेफिनेटली, अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाईज के पास है तो टेक्निकली तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। पर इनके रिजल्ट्स पे सबको ध्यान देना चाहिए, इसके न्यूज फ्लोज काफी आते हैं इस कंपनी के लिए, तो कंपनी के न्यूज फ्लो और रिजल्ट्स ये दोनों कीनली ट्रैक करना चाहिए जिनको भी स्टॉक बाई करना है। तो हम ट्रेडिंग के लिए यूजुअली सजेस्ट करते हैं स्टॉक को, इन्वेस्टमेंट के लिए कभी किया नहीं है, पर ट्रेडिंग के लिए जरूर स्टॉक एक अच्छा ट्रेडिंग वाला काउंटर हो सकता है। तो आपका क्या फोरकास्ट है और एडवाइस क्या है आपकी? देखिए मेरी फ्रेश खरीदारी की तो एडवाइस नहीं है स्टॉक में, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक अच्छा है डेफिनेटली, पर इससे अच्छे विकल्प आपको ऑलरेडी मार्केट में है। तो स्टॉक डेफिनेटली अच्छा है, अगर इसमें करेक्शन आता है 300 की तरफ तो वहां पे एक अच्छा बाई लेवल रहेगा। ऊपर में टारगेट 380 390 मैक्स टारगेट मुझे नजर आते हैं। तो गिरावट आती है किसी भी वजह से, जैसे कल एक अच्छी गिरावट देखने को मिली, अगर वैसी गिरावट वापस मिलते हैं तो वहां पे एक बार का एक ट्रेडिंग बेट स्टॉक में ले सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए मुझे लग रहा है एक अच्छा स्टॉक है, उसमें ट्रेड जरूर इस स्टॉक में कर सकते तो ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी क्या रखें? पहले बेचे बाद में खरीदे या खरीदे बेचे? हैं। देखिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पॉजिटिव है, बाय और सेल की?
यूजुअली शॉर्ट की सलाह मैं किसी को नहीं देता हूँ मार्केट में, अंटिल अनलेस मार्केट में कोई क्रैकडाउन नजर आए। तो जब भी ये स्टॉक 300-310 के आसपास आता है तो वहां पे जरूर बाय करके ऑलमोस्ट 350-370 के आसपास इसको सेल करने की राय रहेगी। और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाय करें 300-370 इसी के बीच में स्टॉक रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की राय स्टॉक में नहीं है। अगर 300 के नीचे मिलता है किसी भी वजह से, अगर कोई रिस्क ले सकता है तो वो इन्वेस्ट करे, पर यूजुअली मुझे लग रहा है इससे भी अच्छे विकल्प सेक्टर में अवेलेबल है, तो वहां पे जरूर निवेश करके चल सकते हैं। तो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर प्ले कर सकते हैं आपके हिसाब से? जी, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से प्ले कर सकते हैं क्योंकि टिपिकल ट्रेडिंग स्टॉक है और वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। पर इन्वेस्टमेंट की यूजुअली राय इसलिए नहीं देता क्योंकि इससे अच्छे विकल्प सेक्टर में है। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी गलत है, कंपनी काफी अच्छी है, पर इसी के सेक्टर में और भी अच्छे विकल्प है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट की राय है। तो ये स्टॉक एक ट्रेडिंग के लिए अच्छा कैंडिडेट है। तो टारगेट अभी कितने पीरियड में क्या प्राइस पे दिया आपने? जी, मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया। अपने कितने पीरियड में कितने प्राइस का टारगेट दे रहे हैं? ठीक है, 380-400 का टारगेट है। कोई टाइम फ्रेम नहीं है क्योंकि स्टॉक यूजुअली साइडवेज है। अगर 3 से 6 महीने का भी व्यू रखते हैं तो मुझे लगा 3 महीने के अंदर ही 370-80 तक के टारगेट देखने को मिल सकते तो साल तक कंफर्टेबली हो सकता है? हैं। ओवरऑल मुझे 370-80 तक तो इजीली जाना चाहिए। क्लियर नहीं? जी। अरुण जी, एनीथिंग एल्स ऑन द मार्केट आप शेयर करना चाहेंगे? ठीक है, मार्केट में एक छोटी व्यू जरूर शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा मार्केट ओवरबॉट जोन पे जरूर आया, तो इसलिए अगर फ्रेश बाइंग करना है तो करेक्शंस का जरूर वेट करें। हम्म। काफी सालों से हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ करेक्शन पे बाई करना है। और जब भी करेक्शन आता है मार्केट में वापस रिवर्सल आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो हम्म। अगेन ये मार्केट काफी ओवरबॉट जोन पे करेक्शन ड्यू है, वो हम्म। करेक्शन आता है तो वहां पे बाई करके चल सकते जी बिल्कुल। अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और हमें हमारे दर्शकों को एडवाइस देने के लिए थैंक यू सो मच। हैं। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्कार। तो सर, आज की खबरें पढ़ लें। हमारे दर्शकों के लिए कुछ बिल्कुल। कॉर्पोरेट न्यूज़ है जो पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइजर शेयरों में 12% तक की उछाल है। आरसीएफ चंबल कोरोमंडल 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 8647 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। बजट 2024, अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री को दी सलाह, नौकरियां बढ़ाएं और राजकोषीय लक्ष्य पर टिके रहे। सरकार ने ऑफशोर पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 7,453 करोड़ रुपए की वीजीएफ योजना को मंजूरी दी। जेपी मॉर्गन, भारत के स्थानीय बॉन्ड बाजार में अनिवासी भागीदारी के लिए पर्याप्त संभावनाएं। बाजार में सुस्ती लेकिन बैंकों में तेजी, निफ्टी 23,500 पर और सेंसेक्स 77,300 के करीब। पीएमएस बाजार डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार यूनिफी कैपिटल का होल्को फंड है। यह विभिन्न उद्योगों में लिस्टेड होल्डिंग कंपनियों में निवेश करता है। इसने पिछले महीने 17.88% की रिटर्न के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि वह 1 जुलाई 2024 से अपने कमर्शियल वाहनों की कीमत में 2% तक की वृद्धि करेगा। यह मूल्य यह मूल्य वृद्धि कमोडिटी की बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए की गई है। तो यह है आज की कॉर्पोरेट न्यूज। सेठी सर, आप कुछ और बताना चाहेंगे मार्केट के बारे में? ये मार्केट वही जैसे ऑल टाइम हाई पे है, तो थोड़ा सावधानी बरतने की तो जरूरत है। जी। तो 5-7 हजार पॉइंट निकल गया तो काफी लोगों को लॉस हो सकता है जिन्होंने ऊपर के वापस शेयर लिए हैं। जी। तो अभी सिप सिप के हिसाब से काम करें और सावधानी बरतें। जी बिल्कुल। तो सेठी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस, और आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, कल आपसे नमस्कार। मिलेंगे और नए विषय पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते सर। नमस्कार जी। धन्यवाद।